नमस्कार, मैं हूँ अशोक व्यास और कुछ देर में मेरे साथ जुड़ने वाले एक दूसरे अशोक और वो अशोक सिंह हैं। और सिंह वैसे शेर के साथ जुड़ा होता है, पर जब कोई साहित्य का प्रेम रख के अशोक सिंह के रूप में दुनिया भर में शेरो-शायरी से सबको जोड़ने की मुहिम जैसी लगा बैठे और फिर पता चले कि इतने अच्छे-अच्छे फल आए हैं और उस पैदावार को वो एक पुस्तक के रूप में लाएँ और पुस्तक का नाम हो एक शेर अर्ज़ किया है। तो किस तरह साहित्य न केवल हमें जोड़ता है, हमारे भीतर के एकत्व के भाव को भी उजागर करता है। उसकी चर्चा हम इस पुस्तक के सहारे से अशोक सिंह जी से करने वाले हैं। तो अशोक जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि साहित्य की तरफ जाने से पहले एक जुड़ने और जोड़ने वाली बात मनुष्य में सहज रूप से है। बच्चा है, माँ कहता है, माँ को कितना अच्छा लगता है। पहली बार उसने माँ बोला, कितना बड़ा एक उत्सव होता है वो। अ, आप बताएँ कि शब्द जो हैं वो ये मनुष्य और मनुष्य के बीच पुल बनाने में कितना महत्व रखते हैं? अगर आप साहित्यकार हैं तो एक उसमें और कुछ एक स्तर और आयाम और उसका उद्घाटित हो जाता है। जी। शब्दों से एक जो लगाव है, जिसको प्रेम होता है, एक पैशन होता है। तो जिसको साहित्य का शौक है, उसको शब्दों की जानकारी भी होती है और आपकी शब्दों की जानकारी जितनी ज़्यादा होगी, आप उतने पोटेंट, उतने सक्षम आप लेखक होंगे। क्योंकि शब्द ही वो बात है जो एक मन से दूसरे मन तक आपके विचार ले जाती है। कहने को हम कहते हैं कि भई मेरी बात को वो बिना बिना कहे समझ गया, लेकिन ऐसे इंसान शायद 1-2 ही होते हैं और कन्फ्यूज़न तभी होता है कि जब हम अज़्यूम करते हैं कि अरे भाई मेरी बात मुझे कहनी पड़े हर बात तो फिर फ़ायदा क्या है? तो जनाब जब बात ऐसी कही जाए और आपके मन तक पहुँचे, वो शब्द होते हैं और शब्दों को जितना समझें, शब्दों का जो आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है, वो आपका अपना अनुभव होता है। उस अनुभव के सहारे आप शब्दों को किसी कविता में, किसी शायरी में, किसी शेर, गज़ल या दोहे में ढालते हैं। उन्हीं शब्दों के सहारे अपने मन की बात दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो शब्दों की तो महत्ता अशोक जी बिल्कुल ही बहुत बड़ी है। तो शब्द के बारे में मैं ये कहूँगा कि शब्द आपकी सोच लेकर जाते हैं, कभी सूचना भी लेकर जाते हैं, पर एक तरह का जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, वो शब्द और संवेदना का है। शब्द हमें संवेदनशील बनाते भी हैं और संवेदना होगी तो उस तरह के शब्द आते हैं जो हमें संवेदनशील बनाते हैं। तो एक प्रकार का चक्र जैसा जो चलता रहता है। अब इस चक्र को लेके जो एक व्यापक विस्तार आपने एक शेर अर्ज़ किया है के द्वारा किया, तो आपके स्वयं के अगर हम कहें कि जैसे रोल मॉडल शब्द आता है, तो शायरी की दृष्टि से किनसे आप बहुत मुतासिर हुए हैं? मैं भी उर्दू का लफ्ज़ लाया थोड़ा। मैंने तो पढ़ा है, बहुत पढ़ा है मैंने और शुरुआत शायद बहुत पहले हुई थी और एक ब्लॉग शुरू किया था बहुत साल पहले, अभी 12-13 साल हो गए। जिसमें मैं सिर्फ़ चुनिंदा कविताएँ, शायरी जो मुझे अच्छी लगती थी, उनको मैं डालता था और लोगों तक पहुँचाता था। तो उसमें क्या हुआ कि आप पहले पढ़िए, आपको 5 पढ़नी पड़ेंगी, कई बार 10 पढ़नी पड़ती थी। इसमें अच्छा लगा जो भारत की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद है। अब ऑफ़ कोर्स जो लेजेंडरी हैं, मीर गालिब और ज़ौक़ और ये तमाम सारे नाम हैं जो कि आप इनको पढ़ते आए हैं, इनको तो माना ही जाता है। लेकिन आधुनिक साहित्य में भी, आधुनिक समय में भी बहुत सारे अच्छे लिखने वाले रहे हैं और जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपके मनपसंद शायर कौन है? तो मैं कहता हूँ, भई मेरे ही ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कि मेरे मनपसंद शायर हैं। अनिमेष शर्मा हैं, ओम प्रकाश शेट्टी, अनमोल शुक्ल अनमोल हैं, दिगंबर नासवां हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, ममता जी हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन जिनका नाम ज़्यादा हो चुका है भारत में ख़ास तौर से, जैसे बशीर बद्र साहब हैं, बहुत कमाल की शायरी करते हैं। उनको बहुत सारे क्यों कमाल की करती हैं? सहज भाषा में बड़ी बात कहते हैं। अगर आप और विस्तृत रूप में जाएँ तो पाकिस्तान के चंद एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं और अहमद फराज साहब हैं। तो ये सब लोग ऐसे हैं जिनको आप जितना पढ़ेंगे, उतना देखेंगे और कई बार छोटा शायर बड़ी बात करता है। ये बड़ी तो बात कहते हुए मैं ऐसे ले लेता हूँ कि मुझे एक शेर याद आया, मुझे पता नहीं वो किनका शेर है। वो हुँ, कहते हैं जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो कैसे? लोग,
जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों, मगर होते तो हैं। मगर होते तो हैं। अब इस शेर को अभी याद करने के पीछे है कि कुछ ऐसी बात आप जब इस किताब की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये इस तरह के लिखने वाले हमारे आसपास अभी भी हैं क्या? तो मुझे लगता है ये एक तरह से अपने आसपास कितनी समृद्धि है, उस तक पहुँचाने का पुल करने वाला ये संकलन है। तो अभी मैं सीधे-सीधे इस संकलन पर आ रहा हूँ अशोक जी आपकी इजाज़त लेकर। जी। ये विचार कब आया कि भई लिखा गया है, अब छापा भी जाए छापा भी जाए, ये सुना-सुनाया। एक उत्सव अशोक जी ऐसा था ना कि ये जो हर शनिवार होता था, ये कोई साधारण बात नहीं थी। अभी भी साधारण बात नहीं, लेकिन उस समय जबकि हम लोग सड़क पर बाहर निकलने से डरते थे। आप 20, 25, 30, 40 और जब हमारे कोई 50वें या 75वें प्रोग्राम होते थे, इसका एक ही हमारा फ़ॉर्मूला था कि हमें इसमें दर्शक नहीं चाहिए थे। दर्शकों के लिए हम लोग फ़ेसबुक लाइव करते थे जिसमें कि वो इंटरैक्शन नहीं कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन मेन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ़ कवि लोग ही आएँगे कि आप अगर हिस्सा ले रहे हैं, तो आप मेन वीडियो प्रोग्राम में आइए। तो ऐसे 25-30 से लेकर 50 लोग साथ में बैठे हुए हैं और एक-दूसरे को सुन रहे हैं, दाद दे रहे हैं, वाहवाही दे रहे हैं और किसी का मन हुआ एक लाइन मज़ाक की करने की वो भी कर रहे हैं। तो एक ऐसा पारिवारिक माहौल बना जिसको कि आप उत्सव से कम नहीं कह सकते हैं। तो जब ये उत्सव हर हफ्ते हो रहा है, 50वां हुआ तो 50वां मेरे ख्याल से कार्यक्रम 6 घंटे चला था। क्या बात! उसमें हमारे घनश्याम वासवानी जी आए, हमारे विनोद दुबे जी भी आए, तो ऐसे बड़े-बड़े लोग शामिल हुए जो कि सिंगर्स थे, अच्छे एस्टेब्लिश्ड सिंगर्स हैं। 100वां प्रोग्राम 7 घंटे चला था। हमको 2 पार्ट में रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब में रिलीज़ करना पड़ा था। तो ऐसा हुआ कि भई ऐसा किया जाए, एक ऐसा काम जो पहले नहीं हुआ है, ये भी काम पहले नहीं हुआ था कि इस पुस्तक के बारे में सोचा गया कि ऐसी रचनाएँ जो आपने इसी कार्यक्रम के दौरान लिखी हैं, इसी कार्यक्रम में सुनाई भी हैं। अच्छा, मैं आपकी गज़ल के 2 शेर आपको सुना के वो गज़ल आप पूरी हमारे दर्शकों को सुनाएँ, ऐसी गुज़ारिश कर रहा हूँ। ये पृष्ठ 41 पर है आपकी पुस्तक में। जी। आप कहते हैं कि अच्छा ये देखिएगा ये एक तरह से हमको क्या कहना चाहिए? ये चौंकाने वाला एक्सप्रेशन आता है कभी-कभी। यानी हुँ, आप हुँ। सोचते हो ये जैसे कोई बड़ा आदमी हो ना, वो आपकी पीठ पर थप्पी मार दे अचानक आके। हुँ। ये समझो कि गाल पे चुटकी मार ली, उस तरह का ये एक दूसरी लाइन इसके पहले जो मतले की, कि आशनाई है उसी पर, क्या क्या उसे उसे मालूम है? मालूम है? तो देखिए ये लग रहा है कि यार ये कोई एक अलग स्तर पर एक्सप्रेशन है और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्तर नीचे-ऊपर हो गया, लेकिन ये अलग तो आ ही जाता है। देखिए आप, हुँ। आशनाई है उसी पर, क्या उसे मालूम है? ओखली में दे दिया सर, क्या उसे मालूम है? क्या बात है! तो दूसरा शेर मैं कहता हूँ, फिर आगे के शेर आप सुनाइएगा कि होश उसकी चाहतों में किसने खोए हैं, जानता तो है खुदा, क्या उसे मालूम है? क्या बात है अशोक जी, वेरी गुड। जी, ये गज़ल हमारे दर्शकों पे आप पहुँचाएँ। कि नीमबाज आँखों में उसकी झील सी गहराई पर, मैं कदा उनमें मैसर क्या उसे मालूम है? क्या बात है! और ऊँचे महलों नाज़ नखरों बीच में जो है पली और कच्चे घर रिश्ते हैं छप्पर क्या उसे मालूम है? वाह, वाह, वाह! और कल के वादे, कल के पैमां, कल से कल की बेकली और ज़िंदगी ये मुख्तसर पर क्या क्या उसे उसे मालूम? मालूम? क्या बात है! कल की बातें करते जा रहे हैं और एक कदम उसका पड़ा क्या इस तरफ दहलीज के, हो गया मेरा जुदा घर, क्या उसे मालूम है? क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! और सुनिएगा कि खुद की नज़रों में बना फिरता सिकंदर शख्स को, वो, एक ही अंजाम सबका क्या उसे मालूम है? आय हाय हाय! हुँ। और दुनिया भर में जाने किस-किस से खिलाफत की मगर, हम बहुत मरते थे उस पर क्या उसे हाय, मालूम। हाय, 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 हाय! क्या बात है! क्या बात है! दुनिया भर में जाने किस-किस से खिलाफत की मगर हम बहुत मरते थे उस पर, क्या उसे मालूम है? तो शायरी के साथ में एक नाटकीय अंदाज़ नहीं कहना लेकिन कुछ ऐसा है जो अलग-अलग स्तर पर हमें गुदगुदा भी देता है,
एक एक कसक जो है उसको ऐसे सैलाब ही देता है कि सुंदर सा लगने लग जाता है। तो अशोक जी, अब इस किताब के बारे में जब आपने विचार किया, अ, आपने फिर शेयर किया होगा, और तो ये जो यात्रा रही संकलन की दृष्टि से रचनाओं को फिर से पढ़ने की, और क्योंकि सबने इतना इतना लिखा है तो उसमें से उनके कौन से शेर, कौन सी गजल इसमें आए? एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हैं अशोक जी। जी। पहली बात तो हमने कह दिया कि सबकी इसमें गज़लें हैं, चूँकि मैंने हमेशा एक हम लोग डिस्क्लेमर कहते हैं कि गज़ल भी हिंदी साहित्य की एक विधा है हुँ। और ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य की हर विधा का बराबर सम्मान करता है, चाहे वो अतुकांत कविता हो, छंद हो या गीत हो। तो हुँ। इसमें गज़ल के अलावा दूसरी कविताएँ भी शामिल हैं। सो जी। एक हिस्सा हो गया कि हमने सबकी रचनाएँ ले लीं। कुल जमा 46 लोगों की इसमें भागीदारी है, जिसमें से 3 जो है समीक्षा वगैरह में है, बाकी 43 लोगों की रचनाएँ हैं इसमें। हुँ। लेकिन जो बड़ी बात थी इसमें, जो लोगों ने, मैंने हर एक से एक रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोग्राम के बारे में लिखिए, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ। कई लोग बहुत ही इमोशनल होकर उन्होंने एक एक पैराग्राफ के बजाय 1 डेढ़ पन्ना कर दिया। तो जी। 1-2 लोगों का ही रखा, बाकी सबका 1 पैराग्राफ में। तो वो भी एक ऐसी चीज़ जो लोगों ने लिखी है ना, कई लोगों ने अपना दिल बाहर निकाल कर रख दिया प्रोग्राम के लिए। अच्छा, तो आपकी इस बात से जोड़ते हुए सज्जाद सज्जाद अख्तर साहब ने जो कहा है, एक जी। शेर अर्ज़ किया है, एक विचार एक आंदोलन है, हुँ। जो विचारों की गंभीरता, सार्थकता और प्रासंगिकता को प्रमाणित करता है। जी। ये गागर में सागर भर दिया सज्जाद साहब ने इस बात को कहते हुए, और ऑस्ट्रेलिया से भावना जी और प्रगीत कुंवर जी, जो कुंवर बेचैन साहब के जी, जी। साहबजादे हैं, लिखते हैं कि एक शेर अर्ज़ किया का हिस्सा बनकर हम अत्यंत गौरवान्वित हैं। इसी के तहत हमारी पहली गज़ल की पुस्तक भी प्रकाशित प्रकाशित होने होने वाली वाली है। है। तो जी। ये देखिए, कहीं न कहीं उत्साह को बढ़ाने की दिशा में 7 समुंदर पा पार तक, पता नहीं कितने समंदर पार तक इसका असर हुआ है। तो इसमें मज़े की बात है कि ये जो छोटे स्निपेट्स आप देख रहे हैं ना, जी, जी। उनका जो पैराग्राफ है उससे 1 या 2 लाइनें ले ली गई हैं। हाँ, अलग हाँ। से उन्होंने इसके लिए नहीं लिखा है। वो मैं समझ सकता हूँ। जी। हाँ, तो आप पढ़ेंगे तो कई लोगों ने तो ऐसा दिल खोल कर लिखा है कि भई आप बिल्कुल पज़ल हो जाते हैं, आप एकदम पिघल जाते हैं कि अरे भई ऐसा क्या था प्रोग्राम में? तो हुँ। जब इस तरह की भावनाएँ लेकर लोग शामिल हो रहे हों, आप 100वीं किताब के बारे में सोचें, तो ऐसा लगता है कि भई एक बहुत विशेष बात हो रही है, क्योंकि हर रचना इसी प्रोग्राम के तहत लिखी गई। हर एक शायर, हर एक जो रचयिता है, कवि है, शायर है, उसको हम जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप हर हफ्ते 2 घंटे, 3 घंटे साथ गुज़ार रहे हैं, वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप उनको जानते हैं। हुँ। तो इस किताब में सिर्फ़ उन्हीं लोगों की रचनाएँ हैं जो सब एक-दूसरे को जानते हैं। कोई ये अपरिचित नहीं था। ये कमाल की बात है, जो आत्मीयता, उसको अगर हम कहें कि पैल्पेबली आप आत्मीयता को महसूस कर सकते हैं, इस एब्सोल्युटली। पुस्तक को छूते हुए। मैं अपनी 2 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हर चेहरा अपना चेहरा है, हर चेहरा अपना चेहरा है, हर चेहरे का मान करो तुम। हुँ। तो ये जो मान-सम्मान, आत्मीयता, अपनापन, ये हमारी पूँजी है, और बाकी जैसे आपने एक अलग ढंग से बात कही थी, सभी को छोड़कर चले तो जाना है, पर जब जब तक है तब तक क्या कर रहे हैं, वही एब्सोल्युटली। महत्वपूर्ण बात है। आपकी इजाज़त देते हुए मैं इस संकलन में मधु शर्मा मोना जी की एक ये हमारी रचना है। न्यूयॉर्क की है और मधु जी बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं। जी, मैं उनकी एक गज़ल है इसमें, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। अब देखिए, ये इसके शीर्षक से ही बहुत कुछ पता लगता है। बहरहाल, अब ये शेर देखें उनके, हँसते हुए आँसू कभी यकजा निकल आता, हुँ। हँसते हुए आँसू कभी यकजा निकल आता, भयानक निकल आता। हर बात में किस्सा तेरा यारा निकल आता। कब ख्वाहिशें पूरी सभी की, कब ख्वाहिशें पूरी सभी हो पाती किसी की, पर दोस्ती का ही कोई रिश्ता निकल आता। क्या क्या बात! बात! हुँ। हुँ। क्या होता है कि अफ़सोस करने में भी या जिस बात के पूरा न होने का एक कुछ यहाँ पर रह जाता है, उसको भी खूबसूरती से जब गज़ल में कोई शेर में कोई पाठक
उसको पढ़ता है, तो उसको अपने इस तरह के भंवर से बाहर आने में मदद मिल जाती है, जैसे कोई अपना मित्र मिल गया, वो उसको हाथ पकड़ के बाहर ले आ रहा हो। तो ये खूबी गज़लों की, शायरी की, कविता की है। मैं फिर उस सवाल की तरफ जा रहा हूँ अशोक सिंह जी, वो अनुभव कैसा था आप सबकी रचनाओं को इस पुस्तक में शामिल करने के लिए पढ़ रहे थे? ये सारी रचनाएँ सुनी हुई थी हमारी। हाँ, फिर भी बहुत बहुत अच्छा था और पूरा जो है सबको जो है एक नज़र देखनी भी थी। हुँ, हुँ। छोटे शायर, बड़े शायर जो भी हैं कि भई कहीं कोई मात्रा की कमी नहीं रहेगी क्योंकि ग़ज़ल में जो क्रिटिक हमारे होते हैं वो माफ़ नहीं करते हैं आसानी से। हुँ, अगर हुँ। आपकी एक मात्रा कम है तो आपको तुरंत बोलेंगे कि भई इसमें कमी रह गई है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हर एक की बड़ा शायर, छोटा शायर है, कमी हमसे रह सकती है, लिखने में त्रुटि हो सकती है या तो हुँ, उसकी एक नज़र और हर एक को सुना हुआ था तो पता था कि किसने क्या लिखा हुआ है और कई बार तो जो बोलते हैं ना कि भई गूज़ बम्प्स आते हैं पढ़कर कई शेर, हुँ, वो बात तो होती ही है। और कई लोग ऐसे थे जो व्यक्तिगत रूप में ख़ास तौर से 1 या 2 लोगों की कविताएँ, ग़ज़ल तो नहीं, अपने व्यक्तिगत जो उनके अनुभव थे या उनकी ज़िंदगी में त्रासदी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था। और जैसे श्रीलंका के बच्चे हैं, हमारे साथ रहकर उन्होंने सीखा, उनकी रचनाएँ। तो बहुत कुछ एक एक सुखद अनुभव, बहुत एनरिच करने वाला अनुभव था और इसको जो है जब किताब बाहर आई है और इसको इतनी अच्छी तरह से रिसीव किया गया, कम से कम 10 तो इसके विमोचन हो चुके हैं किताब के। अभी तो और होने वाले हैं, ये हमारी बातचीत भी एक तरह का विमोचन है। अशोक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ग़ज़लें ऐसी होती हैं, जैसे कि उम, अगर आप में से कुछ लोगों ने वो बचपन में खेल खेले हों, जिसमें कि आप पहल-दूज होती थी। वो हुँ। पत्थर फेंकते थे, फिर एक टाँग पर उछलकर एक घर से दूसरे घर में जाना होता था। जी हाँ, ऐसा जी हाँ। कुछ याद आता है आपको? ऐसा होता था ना? तो हाँ, बिल्कुल हाँ, हाँ, वो जो है बहरहाल मैं उसको सिमिली की तरह यूज़ कर रहा था। कुछ हुँ, शेर ऐसे होते हैं जो आपको बड़ी दूर तक ले जाते हैं। यानी कि वहाँ ले जाते हैं, जहाँ आपको लगता है अच्छा अभी मैं यहाँ आया हूँ, फिर वो उछल के किसी दूसरे संदर्भ की तरफ ले जाते हैं। पर मैं इस बात को लेकर ना मोहिंदर गुलाटी जी की गज़ल तक ले जाना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को। हमको जगाने वाले लोरी सुना रहे हैं। आपकी इजाज़त से मैं इसके 2-4 शेर जी हाँ, जी हाँ, पढ़ूँगा। गुलाटी साहब हमारे न्यूयॉर्क के ही हैं जी, और वो उन्होंने संयोग सपने की में भी बात नहीं है, मैं सोचा था कि रैंडम उनकी रैंडम किताब निकाला और मेरी न्यूयॉर्क के प्रति कोई विशेष पक्षपात तो नहीं, वो तो मैं ऐसे खोला जो निकला है। हाँ, तो आलम बसर का बस गीत गा रहे हैं, हुँ। आलम बशर का ऐसा बस गीत गा रहे हैं, मदहोशी में न जाने क्या, क्या सुना रहे हैं। क्या-क्या सुना रहे हैं। इसमें एक शेर ये है कि अपने ही पैर पे वो बैठे कुल्हाड़ी मारे, हाँ, अब हाँ। जैसी-तैसी गुज़रे, खुद से निभा रहे हैं। जब आप अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप जाएँगे कि वो कहाँ-कहाँ ले जा रहे हैं। आप ये देखिए, फिर से भड़क रही है यादों की आग दिल में, वो बार-बार मुझको फिर याद आ रहे हैं। क्या बात है! और इस गज़ल का आखिरी शेर है, मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ दिया है कि हैरत है ये कि दुनिया इतनी बदल गई है। हैरत ये है कि दुनिया इतनी बदल गई है, हमको जगाने वाले लोरी लोरी सुना सुना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो बात को लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं अशोक सिंह जी, तो ये यात्रा कैसी रही उसकी तरफ थोड़ी चर्चा हमने की। अब ये छपकर जब आ गई तो अ, जिन-जिन की रचनाएँ इसमें हैं उन तक आप पहुँचे ही हैं, तो वो कैसा लगा आपको? ये पहली बात तो है कि जितने लोगों की भी रचनाएँ थी इसमें, ये किताब सभी तक पहुँची। अभी सिर्फ़ 2 जगह जानी बाकी रह गई है, मॉस्को और आर्मेनिया। तो वहाँ तक भी पहुँचेगी इसकी पूरी गारंटी है, वरना हर लेखक, हर भागीदार के पास ये किताबें पहुँच चुकी हैं और सिर्फ़ 1 नहीं, 5 से लेकर 10 प्रतियाँ और उन लोगों ने इस किताब का जश्न मनाया है और जब किसी को किताब पहुँच मिलती है, तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि इसका जो एक भागीदार था, उसके पास भी किताब पहुँच गई है। इसके प्रकाशन करने वाले हमारे अ, लुधियाना से हमारे सतीश गुलाटी जी थे, चेतना प्रकाशन। उन्होंने इतना खूब काम किया कि मैंने उनको जो भी पता दिया है, उन्होंने उसको वहाँ मेल किया। अब मेरे पास अमेरिका में किताबें नहीं आ पा रही थीं,
तो उन्होंने मुझे बताए बगैर ही 8 किताबें उन्होंने भारत से मेल करा दी। एक किताब का वज़न है 550 ग्राम, यानी 1 पाउंड से ज़्यादा एक किताब है। 8 किताबें भारत से उन्होंने करीब कुछ ₹5000 खर्च करके बिना मुझे बताए न्यूयॉर्क के पते पर मेल करवा दी। तो ये सब जो एक उत्साह और एक लगन और एक एक ज़ील, जो एक क्रेज़ीनेस रही है ना, उसका तजुर्बा इस किताब के साथ हुआ है। हर प्रति अपने आप में जहाँ भी पहुँची है, अपनी छाप छोड़ कर आई है। और आपने जैसे कहा, कोई भी पृष्ठ खोल लीजिए, सुदेश जी ने लिखा है कि ये किताब ऐसी है कि आपके लिए कुछ न कुछ इसमें मिल ही जाएगा, और हर पृष्ठ इसका एक ऐसा है कि अपने आप में एक निधि है। तो ये इस पुस्तक की ख़ास बात है। अच्छा, इसमें जो अहिंदी भाषी थे वो भी कुछ जुड़े रहे इस यात्रा में, उनके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि ये मतलब कई बार हम घोषित रूप से देखते हैं भाई सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, वो बात नहीं है। ये एक जिसे जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसे कहते हैं ना, उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। कहीं वो कोई सांस्कृतिक संगठन है जिसको सरकारी इमदाद है, वो जाके जोड़े, वो कहे कि भाई हिंदी सीखो, वो बात नहीं है। ये एक सहज प्रवाह है। तो इ इसके बारे में भी कुछ बताइए। अब ये श्रीलंका में हमारे, भी कुछ हाँ, जो ख़ास 3 या 4 देशों से लोग जुड़े थे, तो मुझे जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में, उसमें मैं गया था, तो कई लोग मिले थे मुझे वहाँ पर। एक श्रीलंका के साहब मिले, प्रोफ़ेसर उपुल। उन्होंने उनसे जब मैंने बात की तो बोले, ठीक है, मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ। तो उनके जो इतने स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनको उसको धीरे-धीरे शामिल किया, और ये बच्चे, मेरे ख्याल से इनका हिंदी एक सब्जेक्ट था, तो इनके लिए ये जो है द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस था, हिंदी सीखने का। तो लोग जो अपने कॉलेज में सीखते थे शब्द वगैरह या लिखना, उसको यहाँ पर हम लोग जो मिसरे देते थे, वो लोग भी उन मिसरों पर लिख के लाने की कोशिश करते थे। गज़ल के स्वरूप में तो नहीं ला पाए, लेकिन एक गीत की तरह ज़रूर लिख कर लाते रहे। तो उनकी कविताएँ, कई ऐसे बच्चे इसलिए बोलेंगे कि 20-25 साल के उनकी एज ग्रुप था। एक लड़की ने कम से कम 75 प्रोग्राम अटेंड किए होंगे। तो ऐसा नहीं कि वो यदा-कदा आते थे। आते थे, हमेशा लिख कर लाएँगे, सुनाएँगे, उनका हिंदी का उच्चारण, हिंदी के शब्द। एक लड़की थी जिसको उर्दू के शब्द प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। ये सब लोग हिंदी भाषी हैं, और हिंदी उनको आती भी नहीं है। जो मॉस्को की डॉक्टर लुइदमिला खोखलोवा हैं, वो हिंदी पढ़ाती हैं, ट्रांसलेशन करती हैं। एक लड़की हमारी, जिसको मैं छोटी बहन बोलता हूँ, आर्मेनिया की, रिप्सिमे नार्सिस्यान, वो लड़की अनुवाद करती है आर्मेनियन भाषा का हिंदी भाषा में। उसकी रचनाएँ इसमें शामिल हैं। वो लड़की कई बार प्रोग्राम में आई है। तो ये सब लोग ऐसे जुड़े हैं। दारिगा जो है हमारी, ऐसे कई सारे नाम हैं। हर एक कोई इसमें उनका काम उसका ही लिया गया, जो कई सारे प्रोग्राम्स में शामिल हुआ है, उन लोगों का ही काम लिया गया है। इसलिए कई सारे ऐसे लोग थे जो जुड़ते थे, लेकिन उनका उनका काम इस किताब में नहीं है। लेकिन ये लोग, इनका हिंदी भाषा से कुछ लेना-देना था ही नहीं। इनका अपना पैशन था भाषा सीखने का, हिंदी में काम करने का, इसलिए प्रोग्राम से जुड़े और अपना योगदान देते रहे समय-समय पर। मैं सोचता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये जो उपहार है, इसमें से कुछ हीरे दिखाए जाएँ, और ये कहूँगा कि सभी हीरे हैं। तो आप आँख बंद करके खोलें, कौन-सा पृष्ठ आपके सामने आता है, वो गज़ल आप सुनाइए। इसमें तो अब ये काम तो आप ही करिए, मेरे ख्याल से आप बड़ा अच्छा कर रहे थे। हुँ। तो नहीं, मैंने आँख बंद करना इसीलिए है ताकि आपकी तरफ से नहीं कि आपने चुना है, पर जो प्रश्न सामने आ गया वो ठीक। चलिए, ये जो हमारी नीलिमा पांडे जी आ गई हैं। जी, सुनाएँ। नीलिमा जी के बारे में बताऊँगा कि वो हिंदी भाषी हैं, और वो हिंदी के शब्द ही इस्तेमाल प्रयोग करना चाहती हैं। उनको उर्दू के शब्द उनकी गज़ल में कभी नहीं मिलेंगे। हुँ। और उनकी अपनी एक साहित्य, एक उड़ान है उनकी उनकी कविताओं में। सुनिएगा, देखिए, आपको इनकी कविता, इनकी गज़ल सुनकर मालूम पड़ जाएगा। और बहुत सारा मेरे साथ उन्होंने बातचीत करके जी, गज़लें मैं लिखी हैं। समय की सीमा को देखते हुए सोच रहा हूँ रचना की तरफ बढ़ जाएँ। जी, हाँ, माफ़ी कि चाहता फूल, पंखुड़ी, तितली, भंवरे मिलने आते रहते हैं, और मेरे मन के द्वारे पर तो कल-कल झरने झरते हैं। हूँ। वाह! और अलसाई सी सुबह धुंध में चादर ओढ़े आती है, और भोर उनींदी सी आँखों में स्वप्न सुहाने सजते हैं। और सुनिएगा कि पर्वत पर्वत झरने झरने दौड़ लगाऊं मैं प्रियतम, मेरे संग के नभचर थलचर तेरी बातें करते हैं। वो 4 दिशाओं 8 याम में तेरी ही छवि छाई है। वो मन की माला के सब मन के
तुझको हर पल जपते हैं। और आखिरी शेर भी सुनिएगा कि इस दुनिया के रंग निराले कभी कालिमा धनक कभी, और जीव खिलौने बनकर निश्चिंत आते जाते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं आपकी इजाज़त से जैसे आपने कहा कि जो गज़ल के अलावा भी कुछ रचनाएँ हैं, तो एक रचना मैं वो पढ़ के हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। और ये है वत्सला सौम्या जी की रचना है। वत्सला हमारी श्रीलंका की हैं। जी हाँ। हाँ, तो ज़ख्म एक कविता है। ज़ख्म आप तो इनको पढ़िए, आप मेरे ख्याल से या तो पहले ये तो मैं शुरू कर चुका हूँ, वो जी, देखते हैं जी। वो हाँ, देखते हैं। ठीक है। ज़ख्म तो ज़ख्म है, ज़ख्मों की हिफाज़त कैसी, बरसों बीत गए जुदा हो फिर भी, भीड़ हुँ, में तन्हाई की ये आदत कैसी, भीगे रुखसार हैं अश्कों के समंदर में यूं, दिल में रखने की ख़्वाहिश है भी ये आदत कैसी, अश्क तो अश्क है, अश्कों की किफ़ायत कैसी, ज़ख्म तो ज़ख्म है, ज़ख्मों की हिफाज़त कैसी। तो श्रीलंका की वत्सला सौम्या जी की रचना है। एक शेर अर्ज़ किया है मैं, और सिर्फ़ 1 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें, चाहे कोई गज़ल का शेर सुनाएँ, अशोक सिंह जी। तो चलिए सीधे आपको चंद जो है मुरस्सा गज़ल जिसको कहते हैं सजावट वाली, जी, चंद शेर सुनाकर कि कभी तो हुस्न की ज़ेबाइयाँ रानाइयाँ देखूँ, सजावट और सुंदरता। कभी तो हुस्न की ज़ेबाइयाँ रानाइयाँ देखूँ, और कभी तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ मजबूरियाँ देखूँ। वाह! और सुनिएगा कि दिलों के दरमियाँ छाया है बर्फीला सा ये मौसम, कोई जज़्बात ही सुलगे कि जिससे गर्मियाँ देखूँ। और 2 शेर और सुनाता हूँ आपको कि किसी के वादे पे करके यकीन बैठे थे सुबह से, वाह! मगर अब लंबी होती जा रही परछाइयाँ देखूँ। क्या बात है, क्या बात है! और वो दीगर बात है महरूमियाँ नाकामियाँ आईं, वाह! था चाहा इश्क में दीवानगी नादानियाँ देखूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! तो बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो आप पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है कि फिर से पढ़ने चाहिए। इस तरह का खज़ाना हमारे सामने एक शेर अर्ज़ किया है शताब्दी संकलन संपादक अशोक सिंह जी। आपका बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में और बहुत-बहुत आभार के साथ में आपका धन्यवाद करते हुए हमारे दर्शकों को मैं ये आग्रह करूँगा कि चाहे एक शेर अर्ज़ किया है कि दोबारा या कहीं से भी हो, शायरी हमें अंदर से सुंदर बनाने के साथ-साथ दुनिया में जो सुंदरता है, उसको देखने की जो हमारी पात्रता है, वो भी बढ़ाती है। इसलिए जो ये लिटरेचर यूनाइट्स की बात है, तो वो कहीं न कहीं अपने आप के साथ में भी यूनाइट करता है, उसमें मदद करता है। इस बात को अशोक सिंह जी के भी इस पे मैं हस्ताक्षर कराते हुए है ना, सहमत आप मुझसे इस बात पे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। तो वैसे यूनिटी के लिए सहमति असहमति दोनों की अभिव्यक्ति समय-समय पर होना आवश्यक है, प्रजातांत्रिक बात भी है। अ, अशोक जी मैं ये एक पंक्ति और कहना चाह रहा हूँ। मूलतः मनुष्य में ये जो स्वतंत्रता है उसे चाहे आप प्रजातंत्र के नाम से कहो, वो उसको जीवन का उत्सव बनाने में मदद करती है। और शब्दों के साथ जो हमारा संबंध है, वो उसका बोध हमारे लिए और अधिक जगा देता है। तो प्रकाशित हो सबका जीवन मंगल कामना। अशोक जी पुनः धन्यवाद।